हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। तो आज हम लोग फाइनली अपना क्रैश कोर्स फिनिश करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री आज अपनी एंड हो जाएगी मेरी तरफ से आपके लिए। आज अपना लास्ट चैप्टर क्रैश कोर्स का ये सफर शुरू हुआ था बहुत ही एनर्जी के साथ, और आज एंड भी करेंगे सारी एनर्जी अपनी यही लगाकर। रीजन कि सर अब इसके बाद सिलेक्शन में सारी एनर्जी बचा के रखेंगे 7 मई की शाम के लिए, और उस दिन विक्ट्री सेलिब्रेशन करेंगे सब साथ में, पक्का। तो हमने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है, लास्ट क्लास में भी प्रॉमिस किया हुआ है कि हाँ सर हम लोग अब 7 मई का एग्जाम अपने नाम करके जाएंगे, अपने और पीडब्ल्यू का नाम रोशन करेंगे, पक्का। तो ये सारे के सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अब जितना हो सकता है 28 फरवरी को सिलेबस, आज इवन की त्योहार तैयारी का भी है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशनल फेस्टिवल भी है, तो ट्राई करना जितना हो सकता है, जितना हो सकता है भाई ये दिन एंजॉय करने की कोशिश करो, पढ़ाई करने की कोशिश करो, ट्राई करो कि यार अपने लाइफ में ना जो भी अब 50-60 दिन बचे हैं वो सबसे बेस्ट लेके आओ। ट्राई कर यार, क्योंकि चीज़ें ना तेरे हाथ में, चैप्टर्स डे बाय डे जो प्रॉमिस किया गया था उसी डे पे ख़त्म हो रहे हैं, चीज़ें तुम्हारे हिसाब से हो रही हैं। जो तुम्हें मन में एक था कि कहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कुछ लोगों का था कि सिलेबस हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्रैश कोर्स में चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती हैं, बहुत स्लो हो जाती हैं, नहीं, आपने देखा होगा चीज़ें मॉडरेट लेवल पे चलती चली जाएंगी। ट्राई कीजिए, अब आपके ऊपर सारा कुछ 12 चैप्टर्स में आपको दे के जाऊंगा आज, और 12 चैप्टर के साथ कम से कम 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करके चला जाऊंगा। तो ट्राई करना, ये 17-18 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मुस्कुराते हुए, एकदम मुस्कुराते हुए करना कि अरे सर ये तो हमारे सर ने सिखा रखा है, पक्का। आज का चैप्टर उतना ज्यादा बोल सकते हैं कि बहुत लोगों को बहुत पसंद नहीं आता, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। रीजन कि एग्जाम हॉल में आप एक दिन में जो आज पढ़ोगे उससे एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलने वाला है, एक दिन में जो आज पढ़ोगे उससे एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलेगा। तो इसलिए ट्राई करना कि इस लेक्चर को ये आज के आज देख जाओ। अगर आप लेट देखना चाहते हो या लेट बैकलॉग में देख रहे हो तो भाई इसको एनसीईआरटी में, इसके लिए नोट्स लिखने की जरूरत नहीं, आप एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेना। मेरे पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेना, उससे देख लेना, उसके अंदर चीजें ऐड कर लेना, पॉइंट्स ऐड कर लेना, पक्का। चलो, मैं अगर बात कर रहा हूं कि सर सरफेस केमिस्ट्री की, तो सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है। एक्चुअली ये चैप्टर ना पूरा का पूरा 3 पार्ट में डिवाइड है, इसको हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटालिसिस, दूसरा पार्ट कहलाता है कैटालिसिस, एंड थर्ड पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है सर कोलॉइड्स। थर्ड पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोलॉइड्स। सर आज के टाइम पे एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट मिला के एक क्वेश्चन किसी ना किसी एक पार्ट से रहेगा ही रहेगा। किस्मत अच्छी हुई तो 50 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से। तो ट्राई करना जितना अच्छा हो जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन मिनिमम रहेगा। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करेंगे एड्सॉर्प्शन की, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, बहुत इजी सा। 2 वर्ड्स होते हैं, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, 2 वर्ड्स होते हैं। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, तो इसमें बोलते हैं कि सर एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा उस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, एड्सॉर्प्शन बोल देंगे। सरफेस पे पार्टिकल्स रादर देन बल्क, अंदर जाने से ज्यादा किस पे हो जाए, रादर देन बल्क, बल्क में ना जाके पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन कहां हो जाए, सरफेस पे हो जाए। जैसे मैं ये लिख रहा हूं, तुम कॉपी या पेन पे लिख रहे होते हो, तो वो कहां पे होता है, सिर्फ सरफेस पे होता है। दीवार पे पेंट किया जाता है तो कहां हो रहा होता है, सिर्फ सरफेस पे होता है, अंदर तक पेंट नहीं जाता है। सर दीवार पे पानी मारोगे ना तो पानी अंदर तक एक एक पोर तक चला जाएगा, लेकिन दीवार पे पेंट करोगे ना सिर्फ बाहर की लेयर पे रहेगा। आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर पेंट करते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर के लेयर पे। नेल पॉलिश, हेयर कलर कराते हैं, डाई कराते हैं, तो उसमें क्या हो रहा होता है सर, वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, आउटर सरफेस पे रहता है। जो भी आप पेंट देखते हो कहां रहता है, आउटर सरफेस पे। तो एड्सॉर्प्शन क्या है, अपने पास पार्टिकल्स का अपने एक सरफेस पे ही एक्यूमुलेट होना, अंदर तक नहीं जाना। मान लो ये मेरे पास कोई दीवार है या ये कोई अपने पास चीजें हैं, इसके ऊपर सिर्फ सरफेस पे पार्टिकल्स आके चिपक जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन बोलेंगे। जब एड्सॉर्प्शन बोलते हैं जो पार्टिकल चिपकता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एड्सॉर्बेट। जो भी आके अपने पास एड्सॉर्प्शन दिखा रहा है, और ये जो वॉल है, ये वाला जो सरफेस है, ये जो सरफेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो सरफेस है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एड्सॉर्बेंट। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते थे, वैसे ही जिसको पेंट को क्या बोल देंगे, अगर मान लो ये नेल पॉलिश कर रहा है तो नेल पॉलिश जो होगा, पॉलिश जो होगा वो क्या कहलाएगा, एड्सॉर्बेट, और जो नेल है वो क्या कहलाएगा, एड्सॉर्बेंट। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, एड्सॉर्प्शन हो रहा होगा, पक्का। एड्सॉर्प्शन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस रादर देन बल्क, ठीक है। ये एड्सॉर्बेट है और ये क्या है, एड्सॉर्बेंट है।
है, ये एड्सॉर्बेट है और ये क्या है, एड्सॉर्बेंट है। पक्का? तो दीवार पे यही होना है। अच्छा, कहीं भी आप कहीं भी एड्सॉर्प्शन करते हो दो चीजें होती हैं। पक्का? वर्ड अपने पास याद रखना, एक देखो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन पढ़ने में भी बस डी और बी का डिफरेंस है, लेकिन सर इसका मतलब क्या होता है, एक्युमुलेशन, या बोल सकते हैं सर पार्टिकल्स कहां तक जाते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द बल्क। सर पार्टिकल्स पूरे अंदर तक चले जाएंगे, इन द बल्क, अंदर तक जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन अगर ये दोनों साथ में हो जाएं, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में हो जाएं, अगर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहे होंगे, एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों साथ में होते हैं, तो इनको हम लोग बोल देते हैं सॉर्प्शन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सॉर्प्शन। अगर ये दोनों साथ में हो रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, साइमल्टेनियसली वालों को एक नाम दे देते हैं, एंड दैट इज नोन एज सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को मिला दो तो ये एक साथ कहलाते हैं सॉर्प्शन। पक्का? अच्छा, एड्सॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, दोनों साथ में हो गए। अगर मैं बोलूं रिमूवल ऑफ या रिवर्स ऑफ, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड पार्टिकल्स, अगर रिमूवल ऑफ या रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलूं, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन बोलूं, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ लेना इस स्टोरी के बाद, आप पहले सुन लो और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना। इसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ एड्सॉर्प्शन। मान लो पेंट लगाया, पेंट को हटा रहे तो उसको क्या बोल देंगे, डिसॉर्प्शन। कोई बोले सर एड्सॉर्प्शन होता ही क्यों है, एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, एड्सॉर्प्शन क्यों हो रहा होगा, कोई सरफेस से पार्टिकल्स क्यों एड्सॉर्ब करेगा। एक बात बताओ, तुम सब लोग जानते हो, तुम सब ने एक सिंपल चीज देखी होगी, कभी कार के ऊपर दोबारा पेंट करने के लिए देखा होगा, कभी कार के पेंट होते हुए वो क्या करते हैं, पहले पूरा सरफेस हटाते हैं। इवन दीवार पे जब पेंट होता है तो पेंट के ऊपर पेंट नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, पेंट को पहले घिस के साइड में साइड करते, फिर रफ सरफेस बनाते। कभी वॉल पुट्टी होते हुए देखा हो, दीवालों पे पेंट होते हुए देखा हो, डायरेक्ट दीवार पे पेंट नहीं कर देते वो लोग, पहले का पेंट हटाते हैं, उसके रफ सरफेस को जनरेट करते हैं, फिर उसके ऊपर पेंट करते हैं। एक्चुअली एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है। मैकेनिज्म क्या है इसका, तो ये देखो मैकेनिज्म क्या हो रहा होता है। अगर मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करूं तो मैकेनिज्म क्या हो रहा होता है, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो पार्टिकल्स बल्क में है, जो पार्टिकल बल्क में है मतलब अंदर है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा सर, इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इसका एफ नेट कितना हो जाएगा, अगर मैं बल्क के अंदर बात करूं तो एफ नेट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे है, किसी भी टाइप के सरफेस पे हो सर, जो सरफेस पे पार्टिकल्स है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 नहीं है, एफ नेट। सर अगर मैं सरफेस के पार्टिकल पे पूछूंगा तो वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। फोर्स नेट आप बल्क में पूछोगे तो बल्क के अंदर, अंदर वाले पार्टिकल के अंदर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ नेट अपने पास यहां पे देख लो, एफ नेट नॉट इक्वल्स टू 0, सरफेस पे बल्क में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैकेनिज्म की बात कर रहा था, एक्चुअली बल्क का पार्टिकल एड्सॉर्प्शन क्यों नहीं करता, उसके पीछे का रीजन समझो। जो सरफेस का पार्टिकल उसके अंदर हमेशा क्या लग रहा है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, एक रेसिड्यूअल फोर्स लग रहा है, ये जो नेट फोर्स नहीं है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेसिड्यूअल फोर्स। और रेसिड्यूअल फोर्स क्या करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर रेसिड्यूअल फोर्स एक्टिंग इनसाइड, एक्टिंग ऑन द सरफेस पार्टिकल। बेचारा हमेशा एक फोर्स लगा के बैठा हुआ है सरफेस पार्टिकल। अब तुम क्या करोगे, जैसे ही मान लो कोई पेंट लेके गए, जैसे ही कोई पेंट वेंट लेके गए, जैसे ही कोई लेयर लेके गए यहाँ पे, जैसे ही लेयर लेके गए, ये बेचारा क्या करेगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, इधर बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके बॉन्ड वीक करने, इसके बॉन्ड कम करने। तो ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देख लो ध्यान से, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है सर, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी या रेसिड्यूअल फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेसिड्यूअल फोर्स क्या हो रहा है, जो बॉन्ड उसको नीचे की तरफ खींच रहा था, और इसीलिए हीट क्या होगी, लिबरेट होगी। हीट लिबरेटेड क्या होगी, अपने पास बढ़नी शुरू हो जाएगी। या बोल सकते ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगा, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन वो हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है, स्टेबिलिटी गेन कर रहे हो तो एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा एक बात बताओ, बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बनते टाइम एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई तुम पहले अकेले थे, अब तुमने किसी के साथ बॉन्ड बना लिया तो एंट्रोपी भी क्या हो गई, नेगेटिव। अब एक चीज और बताना, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस। सर ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पूरा टर्म थर्मोडायनेमिक्स याद करो, ये पूरा टर्म पॉजिटिव, डेल्टा जी
नेगेटिव कब होगा? व्हेन सर, व्हेन डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो टी डेल्टा एस से। इसीलिए एट हाई टेम्परेचर हम बोल देते हैं एट हाई टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन क्या हो जाता है? एट हाई टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन बिकम्स, एड्सॉर्प्शन क्या हो जाता है? एड्सॉर्प्शन बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस, एड्सॉर्प्शन बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस, एड्सॉर्प्शन बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस। पक्का? अब एनसीईआरटी में देखोगे तो ये पूरा पैराग्राफ पे पैराग्राफ पढ़ाया गया, आप बस छोटे छोटे पॉइंट्स में ऐड कर लो कि एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू कब निगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी, ये सब छोटी छोटी चीजें देख लो कि भाई ये चीज होनी चाहिए, तभी जाके डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो रही होगी? नेगेटिव हो रही होगी, तभी अपने पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? अच्छा, अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एड्सॉर्प्शन इन एक्शन, एक्चुअली एग्जैक्ट यही टॉपिक के साथ दिया हुआ है, इसलिए आप एनसीईआरटी को सर्च मारोगे पता चलेगा, मिल जाएगा उसके अंदर। एड्सॉर्प्शन इन एक्शन लाइक जैसे ये सब दिया हुआ है, आप किससे पास कर दो? चारकोल से। चारकोल क्या करता है? सारे के सारे गैसेस को अपने सरफेस पे क्या करेगा? एड्सॉर्ब कर लेगा, अपने सरफेस पे क्या करेगा? एड्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये इवन ऑर्गेनिक डाई में इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई लाइक मिथाइलिन ब्लू है, ये सब एग्जांपल देख लेना। अगर इसके अंदर चारकोल डाल दोगे तो ये फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। मतलब जो डाइज हैं, कलर्स के डाइज हैं, वो क्या हो जाएंगी? चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल्स देख लो। डेली लाइफ में एक सिलिका जेल भी है जो आपने बैग्स में या जूते के अंदर देखा होगा। सिलिका जेल, जहां भी लेदर होता है वहां पे एक पैकेट होता है, वो पैकेट इसलिए डालते हैं ताकि सारा का सारा मॉइस्चर क्या करे? एड्सॉर्ब कर ले, सारा का सारा मॉइस्चर क्या हो जाए? एड्सॉर्ब हो जाए। सिमिलरली जो रॉ शुगर होता है, जो मोलासेस होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है? कलर्स होते हैं, दे आर लाइक ब्राउनिश इन कलर, बट उसको किससे पास करते हैं? पास करते हैं एनिमल चारकोल से। चारकोल से पास करते वो सारे सारे कलर्स क्या करते हैं? एड्सॉर्ब कर लेते हैं। पक्का? तो एड्सॉर्प्शन क्या है, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, ये पता चल गया। इसके बाद क्या आती है कि सर कितने टाइप के एड्सॉर्प्शन होंगे, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन कितने होंगे? तो मेनली हम लोगों के पास दो टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं। एक को हम लोग बोल देते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक को हम लोग बोल देते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और दूसरा क्या कहलाता है? केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या क्या कहते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन को बोलते हैं हम लोग केमिसॉर्प्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिसॉर्प्शन। ओके, और फिजिकल एड्सॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? फीजॉर्प्शन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फीजॉर्प्शन। पक्का? तो ये केमिसॉर्प्शन होगा और ये फीजॉर्प्शन हो गया। इसमें क्या है सर? इसमें क्या होगा? वीक वैंडरवाल फोर्सेस बनते हैं, वीक फिजिकल फोर्सेस, फिजिकल बॉन्ड्स बनते हैं, वीक फिजिकल बॉन्ड्स और वैंडरवाल बॉन्ड्स। ऑब्वियस है वैंडरवाल बॉन्ड्स क्या बनेंगे? हल्के फुल्के वाले, जैसे तुम अपने पास घर पे करते हो, वीक वैंडरवाल बॉन्ड्स बनते हैं। इसमें क्या हो रहा होगा? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ऑब्वियस है अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो इसका एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? हाई होगा। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? हाई होगा। इस बेचारे का वीक बॉन्ड बन रहा है तो इसका एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। इसका एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। इसकी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो एक फीज ऑप्शन है, एक केमीज ऑप्शन है। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? लो। इसका क्या हो जाएगा? हाई। तीसरी चीज सर ये वाला, जैसे अब कोई बोले इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं एक सिंपल चीज बताता हूं। आप घर में जब टाइम टेबल लगाते हो, स्टिकर्स लगाते हो ना, या मोबाइल के ऊपर, फ्रिज के ऊपर स्टिकर्स लगाते हो, वो क्या बहुत वीक है, वो कौन सा बॉन्ड है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सिर्फ सरफेस पे ही लगा रहे हो ना, फिजिकली आराम से एक बच्चा भी उसको उखाड़ सकता है। लेकिन जो दीवार के ऊपर पेंट हो रखा है, अगर अच्छी क्वालिटी का पेंट है, कार के ऊपर पेंट हो रखा है, या फ्रिज के ऊपर जो पेंट हो रखा है, उसको सर कोई बच्चा नहीं निकाल सकता। वो क्या है? केमीज ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है। ऑब्वियस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? हाई। यहाँ पे वीक बॉन्ड है तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? लो। पक्का? तो फीज ऑप्शन हो गया चाहे केमीज ऑप्शन हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखिए। सर इसके लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड नहीं है, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, एक्टिवेशन एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन केमीज ऑप्शन करने के लिए आपको ही पता है, दीवार पे पेंट करना होता है ना, तो उसके लिए हमें पहले सरफेस को क्या बनाना पड़ता है? एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ क्या होगी? नीडेड होगी। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? नीडेड होगी। फिर किसने बोला कि सर एक काम और कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट नीडेड, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। तीसरी चीज, अगर फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फीज ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर गैसेस के बारे में बात करें जिसका
TC ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस अगर हाई है, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस हाई है तो इजीली लिक्विफाई होगी, इजीली लिक्विफाई होगा और उतना ही क्या होगा उसका एड्जॉर्प्शन क्या होगा, उसका उतना ही एड्जॉर्प्शन फीज ऑप्शन क्या होगा ज़्यादा। यहाँ पे गैस जितना रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी ऑफ गैस जितनी हाई होगी, यहाँ का फीचर अलग है, यहाँ का फीचर अलग है, रिएक्टिविटी ऑफ गैस जितनी हाई होगी उतना ज़्यादा केमीज ऑप्शन क्या होगा, केमीज ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, उतना ही केमीज ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फिर किसने बोला कि सर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फीस ऑप्शन, टेम्परेचर बढ़ाओगे फीस ऑप्शन क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे शुरुआत में से लेके लास्ट तक फीस ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फीस ऑप्शन की, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीजेज, पहले कुछ देर तक इंक्रीज करता है लेकिन बाद में क्या हो जाता है, देन डिक्रीजेज। पहले कुछ देर तक इंक्रीज करता है देन क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। अगर यही ग्राफ आप किसके लिए बना रहे हो, केमीज ऑप्शन के लिए, अगर टेम्परेचर का ग्राफ किसके लिए बना रहे हो, केमीज ऑप्शन के लिए, अगर केमीज ऑप्शन के लिए बनाओगे तो सर इस केस में क्या हो रहा होगा, सर पहले कुछ देर तक तो इंक्रीज करेगा फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें देख लो। सर यहाँ पे एक चीज कॉमन भी है, इनका सरफेस एरिया बढ़ाओगे, अगर सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो यहाँ पे फीस ऑप्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है, फीस ऑप्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। और यहाँ पे भी सरफेस एरिया बढ़ाओगे, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो फीस ऑप्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। सर केमीज ऑप्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। केमीज ऑप्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। दोनों टाइप के अपने पास केमीज ऑप्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। पक्का। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फीस ऑप्शन बढ़ेगा, उधर भी क्या हो जाएगा, केमीज ऑप्शन बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं फीस ऑप्शन केमीज ऑप्शन की फिर से, तो इधर फीस ऑप्शन रख देता हूं। हम लोग उसी लिस्ट को आगे लेके आ रहे हैं, बाकी आप एनसीईआरटी में इसको ऐड कर सकते हो जो जो चीजें आपको लगती हैं कि ऐड करनी है। अदरवाइज आप पूरा नोट्स मत लिखो, ये चैप्टर में उतना ही मेहनत नहीं करना। फ्यूज ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ये क्या होता है, मल्टी लेयर्ड पॉसिबल है, ये मल्टी लेयर्ड पॉसिबल है, ये मल्टी लेयर है। ये क्या होता है सर, यूनी लेयर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर बना सकता है। सर इसमें देख लो, इसमें मल्टी लेयर पॉसिबल है क्योंकि आपके पास बॉन्ड सर वीक है, एक लेयर, एक स्टिकर लगाया, दूसरा स्टिकर लगाया, चिपकाते जाओ एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे अपने पास वीक बॉन्ड्स है, इंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं, रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएशन अपने को पता है। तो फीस ऑप्शन केमीज ऑप्शन का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल चुका है। अब फीस ऑप्शन और केमीज ऑप्शन के अंदर बात करें, ये क्या होता है, ये नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है। आपकी मर्जी है, आप चाहो दीवार पे लगाओ, आप चाहो तो अपने टेबल चेयर पे कहीं भी स्टिकर्स लगा सकते हो, लेकिन इसमें अलग फिक्स्ड होता है, स्पेसिफिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि सर जो दीवार का पेंट है ना वो कॉपी पे नहीं हो सकता, दीवार का पेंट वुड पे नहीं हो सकता, वुड का पेंट दीवार पे नहीं अच्छे से हो सकता। तो केमीज ऑप्शन क्या होता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है। पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिक डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के बेसिक कुछ डिफरेंस है। दो टाइप के एड्सॉर्प्शन, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग का और एक क्या होता है, वीक वाला। एक क्या होता है, वीक वाला, एक को वीक वाले को क्या बोलते हैं, फीस ऑप्शन, केमीज ऑप्शन स्ट्रॉन्ग वाले को बोलते हैं। पक्का। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये बेसिक डिफरेंस के बाद एक बंदा आया, उसने क्या बोला कि भाई साहब मैं बनाऊंगा एड्सॉर्प्शन का ग्राफ, एड्सॉर्प्शन का आइसोथर्म। आइसोथर्म मतलब क्या करने वाला है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन का वो करना शुरू किया। उसने क्या मान लिया, ये देख लो, x इज नथिंग मास ऑफ एड्सॉर्बेट, मास ऑफ एड्सॉर्बेट, और m इज नथिंग मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। और इस बंदे ने क्या करना शुरू किया, देखना अपने पास, इस बंदे ने क्या करना शुरू किया एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में कि सर x बाई एम को अगर लिख देते तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये क्या कहलाता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन x बाई एम की बात करें तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का हमने ग्राफ देखना शुरू किया, तो x बाई एम जो होता है, x बाई एम का ग्राफ जो देखेंगे सर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ देखा गया। तो सर देखना अपने पास, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं मिलने वाली, बस हाँ ग्राफ दिख जाएगा आपको, ग्राफ दिख जाएगा आपको, ग्राफ दिख जाएगा कि हाँ भाई ये चीज आपको ग्राफ में दिख जाएगी, ये चीज दिख जाएगी। लेकिन हाँ ट्राई करना इसमें, इसमें क्या है अलग अलग। अब देखो ना, इसमें ध्यान से देखना, अब यहाँ पे देखो अलग अलग, ये एनसीईआरटी में सीधा ग्राफ बन के आ गया है, नहीं यहाँ पे देखो इसको अलग अलग। ये लो प्रेशर जोन है, इधर क्या है, हाई प्रेशर जोन है।
लो प्रेशर और हाई प्रेशर, पहले तो हाई प्रेशर बात करते हैं। एक्स बाई एम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। बाद में क्या हो जा रही है, लाइन कांस्टेंट हो जा रही है, तो मतलब प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। प्रेशर बढ़ा लो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो चुका है, कांस्टेंट। लो प्रेशर पे देखोगे तो एक्स बाई एम जो है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब पी की पावर 1 पे चल रही है। और एक्स बाई एम की वैल्यू बीच में देखते हैं तो ये क्या दिखाता है, पी की पावर 1 बाई एन। सर इसी से एड्सॉर्प्शनाइज्ड थर्म का एक इक्वेशन आ जाता है एंड दैट इज नोन एज p की पावर 1 बाई एन। एक्स बाई एम इज सर k इंटू पी की पावर 1 बाई एन, वेयर 1 बाई एन इज, वेयर 1 बाई एन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ 1 बाई एन, वैल्यू ऑफ where value of 1 by n, where value of 1 by n, value of 1 by n जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ 1 बाई एन, ये कहां से कहां तक जाती है, 0 से लेके 1 तक। देख लो 1 से लेके 0 तक। सर 1 बाई एन की वैल्यू, ग्राफ देख लेना ध्यान से, एनसीईआरटी में आपको ये नहीं दिखेगा, आपको ये पैरेलल लाइन सीधा ऐसे बना के दे दिया जाएगा। और सीधी सी बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑब्वियस अभी आपने पढ़ा, कोई भी ग्राफ हो किसी भी टाइप का, अगर आप एड्सॉर्प्शन का ग्राफ देखे, चाहे फ्रीज ऑप्शन हो चाहे कोई भी, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर ये T1 है ये T2 है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कम हो जाता है। सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, चाहे कोई भी हो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एड्सॉर्प्शनाइज्ड थर्म में दो ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, हाई प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे क्या होगा, मॉडरेट पे क्या होगा। दूसरी चीज कि सर ये 1 बाई एन की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दोनों की ग्राफ में क्या आएगी, कमी आएगी, पक्का एक्सटेंट ऑफ ग्राफ कम आएगा। फिर मेरी लाइफ में आता है फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शनाइज्ड थर्म। एक बंदा आया फ्रेंडलिच करके, इसने क्या बोलना शुरू किया, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शनाइज्ड थर्म, इसने क्या बोलना शुरू किया, फ्रेंडलिच ने क्या बोला कि अरे रुको यार ऐसे मत करो। फ्रेंडलिच ने बोला कि एक काम करते हैं, आपने कौन सी इक्वेशन दी है मुझे, x बाई एम इज नथिंग k इंटू पी की पावर 1 बाई एन। तो एक काम करते हैं, लॉग लगा देते हैं। लॉग जैसे ही लगाएंगे, लॉग k प्लस 1 बाई एन, ये क्या आ जाएगा, लॉग p। सर ये वाला ग्राफ आप अगर चाहें तो इसको y एक्सिस पे ले लीजिए, ये क्या हो गया y एक्सिस पे, ये क्या हो गया x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ये भी ग्राफ कैसा होगा, ये देख लो कैसा हो रहा होगा, ये क्या हो गया, log k हो गया, और जो स्लोप है वो स्लोप किसके इक्वल हो गया, 1 बाई एन के। स्लोप किसके इक्वल हो गया, 1 बाई एन के। तो फ्रेंडलिच ने बोला कि भाई साहब एक काम करो, लॉग लगा दो, जो ग्राफ पहले का है ना उसी के आगे लॉग लगा दो और मेरे नाम के साथ चिपका दो। तो ये फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शनाइज्ड थर्म हो गया। ये इवन इसमें हम लोग एक बात भी बोलते हैं कि इसकी लिमिटेशन आ गई। ये बेचारा क्या चल रहा है, थ्योरेटिकल अपने पास का सिंपल, इसने कोई थ्योरेटिकल, मतलब ऐसा नहीं कि बेचारा सब जगह सही होगा, नहीं, इसने बोला के और एन जो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते, बट रियल में क्या हो जाते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ पे भी एड्सॉर्प्शनाइज्ड थर्म जो होता है वैलिड ओनली ओवर अ फिक्स्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन एज इट कंसिडर मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ एड्सॉर्प्शन। फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शनाइज्ड थर्म ही हमारे सिलेबस में है, इवन इसकी लिमिटेशन भी नहीं है। और इवन अगर बोला जाए फॉर गैसियस, फॉर एक्वस सॉल्यूशन, अगर यही बात एक्वस सॉल्यूशंस के लिए बोला जाए, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे तो एक्स बाई एम जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, प्रेशर के बदले कॉन्सेंट्रेशन के, और सेम ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। एक्स बाई एम इज नथिंग के सी की पावर क्या हो जाएगा, एक्स बाई एम के इंटू सी की पावर 1 बाई एन। पक्का सेम टाइप का ग्राफ, सब कुछ। वहां प्रेशर के बदले क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ प्रेशर दिया है गैस के लिए, वहां क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन फेज के लिए कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, वहां क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। पक्का। तो ये मेरा एड्सॉर्प्शनाइज्ड थर्म, एड्सॉर्प्शन हो गया, एड्सॉर्प्शन की कहानी हो गई, एड्सॉर्प्शनाइज्ड थर्म हो गए, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शनाइज्ड थर्म हो गया, लिमिटेशंस पता चल गई। अब आते हैं एड्सॉर्प्शन का रियल लाइफ एप्लीकेशन। ध्यान रखना एनसीईआरटी के ये सब क्वेश्चंस एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स खासकर ये वाले, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, अगर कहीं वैक्यूम क्रिएट करना है तो कुछ नहीं, आप वैक्यूम पंप के बदले किससे डाल दो, चारकोल से भी क्रिएट कर सकते हो। गैस मास्क देखोगे तो गैस मास्क भी क्या होता है, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है जो कि पॉइजनस गैस को क्या करता है, एड्सॉर्ब करता है। ठीक है। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी के लिए सिलिका और एल्यूमिनियम जेल, एनसीईआरटी में आप ये सब हाईलाइट कर लीजिएगा। मैं भी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में
मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं सब के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कलरिंग मैटर्स का भी आपको पता है कि भाई कलर्स को क्या करते हैं, डाइज का, अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल पढ़ रहे थे कि डाइज का कलर भी ये लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन ये देख लो। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। हेट्रोजीनियस का मतलब यही होता है कि अलग अलग फेज की कैटालिसिस, कुछ देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन हाँ उससे पहले जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इनको जरूर आप हाईलाइट कर लीजिएगा। जैसे जैसे आप पी ब्लॉक में जाएंगे वैसे वैसे ये सब एग्जांपल्स भी आपको मिलते चले जाएंगे, आपको वैसे वैसे एग्जांपल्स मिलते चले जाएंगे। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इनर्ट गैस की सेपरेशन के लिए भी एडजॉर्प्शन का यूज किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग एडजॉर्ब होंगे। इवन डिजीज क्यूर करने में भी हम एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं, जर्म्स को हम हटाने के लिए। इवन देखा होगा हम दवाई या क्या बोलते हैं उसको, कोई भी ऑइंटमेंट है तो उसको लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं एक ड्रॉप डाल के छोड़ दिया, नहीं, उसको सरफेस एरिया क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं। पक्का। तो ये छोटी छोटी चीजें देख लो अपने पास। ये देख लो अपने को क्या बोला जा रहा है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। जब आप मेटलर्जी करोगे तो वहां मिलेगा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, वहां पे भी हम लोग किसका यूज करते हैं, एडजॉर्प्शन का। एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है और ये एनसीईआरटी में बहुत अंडररेटेड एग्जांपल है। याद रखना, कभी भी गलती से आ गया, जैसे सिल्वर हैलाइड्स के बारे में बात कर रहा है, ये एग्जांपल ईओसिन, फ्लोरोसिन, ये सब क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है, इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। इंडिकेटर मतलब जो अपना कलर चेंज कर ले, जैसे लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर है जो अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो याद रखना ईओसिन, फ्लोरोसिन, ये सब क्या है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इंडिकेट करते हैं कलर्स। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी आप क्या यूज कर सकते हो, एडजॉर्प्शन यूज कर सकते हो। इवन क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्प्शन ही यूज होता है। पक्का। तो एक छोटा सा टॉपिक एडजॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री का, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चंस देखो तुम्हें पता चल जाएगा। क्वेश्चंस देखो, फ्रेंडलिट्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में वैल्यू ऑफ एन 1/n कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 1 के बीच में। वैल्यू ऑफ n कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 1 तक। क्रोमेटोग्राफी किसके ऊपर बेस्ड होती है, क्रोमेटोग्राफी किसके ऊपर बेस्ड होती है, सर डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ऑब्वियस अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे एडजॉर्ब होंगे। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिजॉर्प्शन। सर इसका डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा एच किसके ऑर्डर में होगा, एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल होगी। हाँ सर, केमिजॉर्प्शन क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल, क्योंकि एक बार पेंट लगा लिया दोबारा उस पेंट को आप यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक, ये भी सही है, ये भी सही है। एडजॉर्प्शन इंक्रीज विथ, ये भी सही है। सर इसका वैल्यू काफी कम हो, ज्यादा होता है, ये वैल्यू आप देख लेना। एनसीईआरटी में मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ मैंने बताया था, ये देख लो। इसका डेल्टा एच फीस ऑप्शन की बात करेंगे तो 22 कितना रहेगा, 40 किलो जूल्स के बीच में। लेकिन इसका डेल्टा एच के बारे में बात करेंगे तो ये डेल्टा एच क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा एच क्या होगा, 80 to 200 किलो जूल्स में। ठीक है। इवन एक वर्ड यहाँ पे भी आया है, ये क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब क्या हो जाता है कि सर ये आगे पीछे दोबारा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, एक बार आपने कर दिया, ये क्या कहलाएगा, हमेशा इररिवर्सिबल कहलाएगा। ठीक है। तो केमिज ऑप्शन की कहानी ये होगी। फिर देख ले अपने पास, यहां पे देख, अब ये क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन चारकोल किसके ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी कम होता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो भी कम होगा। इंक्रीज कैसे करता है, तो प्रेशर के साथ साथ इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। किसके साथ होगा इंक्रीज, टेम्परेचर के साथ तो डिक्रीज ही करता है। इवन प्रेशर के साथ भी जाओगे तो एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट होना शुरू हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ, इंक्रीज किस साथ होगा, प्रेशर के साथ, और डिक्रीज के साथ होगा, टेम्परेचर के साथ। शुरुआत में स्ट्रेट लाइन के साथ बढ़ता है, बाद में डिक्रीज होता है। लेड कैन एब्जॉर्ब, लेड कैन एब्जॉर्ब 900 किलोग्राम, 900 टाइम्स द दिस। इसको हम लोग, आप जब हाइड्रोजन पढ़ते हैं तो इसको ऑक्लूजन और एड्जॉर्प्शन दोनों बोल देते हैं। हाइड्रोजन ऑक्लूडेड हाइड्रोजन भी बोल देते हैं इसको। एड्जॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी, डिक्रीज इन, इसका डेल्टा जी क्या हो रहा होगा, नेगेटिव होगा। सारे के सारे सही होते हैं। इंट्रोपी भी कम होती है, एंथैल्पी भी कम होती है, ये भी कम होती है। सॉर्प्शन किसके लिए यूज करते हैं, सॉर्प्शन यूज करते हैं जब दोनों के दोनों हो रहे होते हैं, एड्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो, तो उसको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, सॉर्प्शन बोल देते हैं। पक्का। एक्सटेंशन ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन, किसके किसके ऊपर, नेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, ऑब्वियसली क्रिटिकल टेम्परेचर, सबके ऊपर डिपेंड करता है। इफ द वीक वैन डर वाल फोर्स के थ्रू होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं, बस फटाफट निपटा दो। x/m log p का ग्राफ करने जाओगे तो कौन सा स्लोप आता है, 1/n आ जाता है। स्लोप कितना आ जाता है, 1/n आ जाता है। तो ये मेरी कहानी है सारी की सारी एड्जॉर्प्शन के ऊपर। छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलने वाले। जैसे अगला छोटा सा टॉपिक क्या है, कैटालिसिस। कैटालिसिस भी क्या है,
है, बहुत सिंपल सा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं, और कुछ भी नहीं। ये रिएक्शन आप पढ़ोगे फिर से जब ऑक्सीजन गैस मिलेगी वहां पे भी। यहाँ पे एक दो चीजें यूज की गई हैं कि मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ कैटलिस्ट है, जैसे ही यूज करते हो फटाफट ये टेम्परेचर कम हो जाता है और एक्सेलरेटेड रेट में होने लगता है। इसका मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या करता है, तो सर आपकी लाइफ में 2 बार इंक्रीज करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कुछ भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि सर इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। कैटलिस्ट एक ऐसा दोस्त है जो आपकी पढ़ाई को बढ़ा दे। नॉर्मली घर वाले क्या सोचते हैं, हमारा दोस्त अच्छा दोस्त है, मतलब हमारी पढ़ाई को इंक्रीज कर रहा है, बट होता वो अलग कहानी है, कुछ और ही चल रहा होता है। लेकिन हाँ, रियल में कैटलिस्ट का मतलब यही है कि जो इंक्रीज कर देता है। हाँ, आगे जाके पता चलेगा कि कैटलिस्ट भी बेचारे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कैटलिस्ट में देख लो, कैटलिस्ट किसको बोलते हैं कि सर जो क्या कर रहा हो, आपके सब्सटेंस के रेट को बढ़ा रहा हो, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, कैटलिस्ट, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, कैटालिसिस। जो केमिकली और क्वांटिटेबली क्या रहे, रिएक्शन के बाद केमिकली और क्वांटिटेबली क्या रहे, अनचेंज रहे। केमिकली भी अनचेंज रहे, क्वांटिटी भी उसकी क्या रहे, अनचेंज रहे। फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, फिजिकल चेंज हो सकता है, फिजिकल चेंज मतलब कैटलिस्ट अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में हो सकता है। फिजिकल चेंज ऑफ कैटलिस्ट, फिजिकल चेंज हो सकता है कैटलिस्ट का, फिजिकल चेंज ऑफ कैटलिस्ट टेक्स प्लेस, हो सकता है, कहीं हो सकता है, फिजिकल चेंज ऑफ कैटलिस्ट हो सकता है। याद रखना, केमिकली और क्वांटिटेटिवली, मतलब जो उसका क्वांटिटी है वो कम नहीं होना चाहिए, केमिकली अपने पास चेंज नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो, उसी को क्या बोल देते हैं, कैटलिस्ट बोल देते हैं। फिजिकल चेंज चलेगा। सर प्रोमोटर्स और पॉइजन्स, ऑब्वियस है, प्रोमोटर्स क्या होते हैं, जो लोग इन्हांस कर दे, मतलब तुम पढ़ने जा रहे थे, प्रोमोटर मतलब तुम्हें आया मोटिवेट करके पढ़ाई करवा ले, उसको क्या बोलेंगे, प्रोमोटर। एक और दोस्त होता है ऑपोजिट वाला, जैसे ही पढ़ने बैठे एक व्हाट्सअप करेगा तुम बर्बाद हो गए, तो उसको क्या बोल देंगे, पॉइजन्स। जैसे इस केस में देख लो अपने पास, इस रिएक्शन में हैबर्स प्रोसेस में कौन कौन सा प्रोमोटर है, मोलिब्डेनम एक्ट्स एज अ प्रोमोटर। यहाँ पे आयरन कैटलिस्ट होता है, आयरन कैटलिस्ट होता है, और इसके केस में सर मोलिब्डेनम जो होता है वो क्या होता है, प्रोमोटर होता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें देख लो, प्रोमोटर्स, पॉइजन्स। सर होमोजीनियस, 2 टाइप की कैटलिस्ट होती है, होमोजीनियस कैटालिसिस होती है, और एक को बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन देख लो ना, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये एग्जांपल तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। SO2 + O2 क्या बना रहा है, SO3। सर ये सब एग्जांपल्स अपने पास देख लो, ये एग्जांपल खासकर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि होमोजीनियस का मतलब होता है सबका सेम फेज हो। मतलब देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, रिएक्टेंट का भी फेज सेम है, गैस का भी, कैटलिस्ट का भी फेज सेम है, उसको क्या बोल देंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस बोल देंगे। उसको क्या बोल देंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस बोल देंगे। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है कि सर जहां दोनों का डिफरेंट फेज हो। इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल में डिफरेंस देख लो। SO2 से यहां भी कहां जा रहे हो, SO3 में, ये देखना। SO2 से यहां भी कहां जा रहे हो, SO3 में, इसलिए एग्जांपल का डिफरेंस बता रहा हूं। यहां भी कहां जा रहे हो, SO2 से कहां जा रहे हो, SO3 में। लेकिन ये किसका एग्जांपल है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का, वो किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस कैटालिसिस का। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा एग्जाम हॉल में कि भैया एनसीईआरटी का एग्जांपल है, कभी भी बैंड बजा दिया जा सकता है आपका, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एग्जांपल्स आपको हैबर्स प्रोसेस और ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपको कहां मिल जाएगा, हैबर्स प्रोसेस और ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपको मिल जाएगा कहां पे, आपको मिल जाएगा, आप इनऑर्गेनिक जब पी ब्लॉक पढ़ोगे वहां भी मिल जाएगा। लेकिन ये वाले एग्जांपल्स कैटालिसिस के, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इवन ये जो एग्जांपल किस प्रोसेस में हो रहा है, लेड चैम्बर प्रोसेस, इसको नाम भी यहां दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेड चैम्बर प्रोसेस, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं पक्का। तो होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में जो SO2 का एग्जांपल है एनसीईआरटी में दिया, ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के हैं, तो इसको तो खासकर याद रखना, इसको तो पक्का ही याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी भैया सबसे बेसिक चीज है आपकी लाइफ के लिए, जहां पे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पक्का श्योर हो। चलो अब देखो, एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, मतलब हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होती कैसे है। एक्चुअली इसके 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप कैसे, तो एनसीईआरटी में ये पिक्चर बनी पड़ी है। 5 स्टेप कैसे होते हैं तो देखना, अपने पास एनसीईआरटी में 5 स्टेप बताए गए। A+B अगर आपस में रिएक्शन करके AB नहीं बना रहे हैं, A+B खुद से रिएक्शन करके AB नहीं बना रहे हैं, तो इसके लिए कैटलिस्ट क्या करता है, अपना सरफेस प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट क्या करेगा, पहले इनको बुलाएगा, आ जाओ भाई, A और B को अपने पास बुलाएगा, ये लोग डिफ्यूज होके पहुंचेंगे, A और B पे क्या हो जाएंगे, एडसॉर्ब
हो जाएंगे। अब कैटलिस्ट जैसे ही इनको अपने पास चिपकाया, कैटलिस्ट ने क्या बोला, रुको एक काम करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही एक्टिवेट करने लगेगा, इनके बीच में क्या होना शुरू हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। जैसे ही केमिकल रिएक्शन हो गया, कैटलिस्ट समझ गया कि मेरा काम फिनिश हो चुका है, कैटलिस्ट इनको क्या करेगा, लात मार के बाहर निकाल देगा। देखो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कैसे होती है, ए और बी आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे थे, तो ए और बी रिएक्शन नहीं कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, उसने बोला इधर आओ इधर आओ। जैसे तुम दो लोग, आप जैसे तुम्हारे साथ तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो क्या हुआ, घर वाले ने क्या बोला, अरे चलो यार इसको पीडब्ल्यू में क्रैश कोर्स दिलाए थे। क्या किया, हम लोग के पास आए, हमने डेली बाई डेली थोड़ा थोड़ा मोटिवेट कर करके, थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट कर करके क्या किया, पहले हमने बुलाया अपने पास, आ जाओ तुम्हें पढ़ाते हैं। पढ़ना तुम्हें ही है, हम तो बस रोल प्ले कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, आपको बिठाया, आपको रोज दिन थोड़ा सा पढ़ाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू किया, ए और बी दोनों को एक्टिवेट किया, ए और बी आपस में, अब तुम दोनों ने क्या किया, तुमने और नीट वालों ने आपस में क्या किया, तुमने और क्वेश्चन के बीच में तुम्हारी दोस्ती क्या हो गई, बढ़ गई। जब मुझे पता लग गया कि अब बच्चा पूरा स्मार्ट हो चुका है, अब एग्जाम क्रैक कर लेगा, तो मैं क्या करूंगा, भाई अब तू हो गया, अब तू चला जा, क्योंकि मुझे अगले साल भी तो पढ़ाना है, अगले साल भी तो डॉक्टर्स बनाने हैं हमें, तो हम क्या बोलेंगे, चले जाओ भाई तुम, कोई बात नहीं। तो ये कैटलिस्ट अपना काम करेगा। कैटलिस्ट के स्टेप्स देखोगे टोटल 5 स्टेप में होता है, एनसीईआरटी में देखोगे 1 2 3 4 5 ऐसे करके स्टेप्स दिख जाएंगे। इसी स्टेप्स को कि इसके पास जाना, फिर इसके सरफेस पे चिपकना, फिर इनके बीच का रिएक्शन होना, फिर इसके सरफेस का डिसॉर्प्शन होना, और फिर क्या हो जाना, उसका डिफ्यूज हो जाना। पक्का। कैटलिसिस दो टाइप के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, उसमें भी हेट्रोजीनियस का मैकेनिज्म कर लिया। अब कैटलिस्ट के कुछ फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी क्या होती है, तो सर एक्टिविटी, एक बात बताओ, कैटलिस्ट ने अपने सरफेस पे चिपकाया, कैटलिस्ट ने पहले क्या किया, अपने सरफेस से बुलाया और सरफेस पे क्या किया, एडसॉर्ब करा लिया। अब मान लो एडसॉर्ब का, मैंने तुम्हें बुलाया और मैं पढ़ाऊं ही ना, बैठे रहे हम एक दूसरे को देखते रहे, तो सिलेक्शन होगा क्या, नहीं होगा ना। हमने क्या किया, एक दूसरे को एक्टिवेट किया। मैंने भी बोला नहीं यार हम टाइमली सिलेबस करेंगे, हम चीजों को थोड़ा फास्ट करेंगे, बट करेंगे जरूर, चीजें करेंगे। तो वही काम ऐसा कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट मस्ट गेट एडसॉर्ब रीजनेबली स्ट्रॉन्ग सो एज टू बिकम एक्टिव। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो एक्टिवेट कर ही दे कि भैया वो क्या कर दे, सामने वाले को रिएक्टिव बना दे। और इस केस में ज्यादातर देखोगे ये एनसीईआरटी की लाइन कि सर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए एनसीईआरटी में कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है फ्रॉम ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 मेटल्स विथ मैक्सिमम एक्टिविटी बिलोंग्स टू 7 to 9। तो ये देख लो एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये सब कहाँ मिलेंगे, एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। आप एक बार देखना, हाईलाइट कर लेना इन सब पोर्शंस को। एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि कैटलिस्ट को इस तरह से अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेना सो दैट कि उसको क्या किया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए, सो दैट उसको क्या किया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए। पक्का। ये देखो सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट सबको पता है कि सर कोई भी कैटलिस्ट पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए होता है, अलग अलग रिएक्शन में जाएंगे अलग अलग कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे सोचो ना CO+H2 का, CO+H2 का, CO+H2 का, एक ही बंदा एक ही टाइप का रिएक्टेंट है, लेकिन कैटलिस्ट चेंज किया हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है। कैटलिस्ट चेंज कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि भैया पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए पार्टिकुलर कैटलिस्ट, इस रिएक्शन के लिए निकल कैटलिस्ट, इस रिएक्शन के लिए कॉपर कैटलिस्ट, जिंक ऑक्साइड के साथ इस रिएक्शन के लिए कॉपर कैटलिस्ट। तो ये सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट होता है। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मतलब पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए पार्टिकुलर अपने पास कैटलिस्ट सेलेक्टिव होगा। सर शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द कैटलिस्ट, साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोर स्ट्रक्चर पे एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स पे। जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जियोलाइट्स। जियोलाइट्स जब आप हाइड्रोजन पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो भी यूज हो रहा होता है। जियोलाइट्स क्या होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के साथ। जियोलाइट्स में भी देखोगे सारे के सारे रिएक्शन किस पे डिपेंड करते हैं, पोर स्ट्रक्चर पे। मतलब ऐसे लोग होंगे जो पोर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। इसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ZSM5। ZSM5 क्या करता है, अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है गैसोलीन में। अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, गैसोलीन के अंदर, ZSM5। तो मेरे पास कैटलिस्ट हो गया, कैटालिसिस हो गई। कैटालिसिस में भी देखोगे तो अलग अलग टाइप के होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल्स में बोल रहा हूं। इसको आज एक दिन में तो याद नहीं होगा भाई, लेकिन बार बार रिवाइज करोगे तो पक्का याद हो जाएगा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के एग्जांपल, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के एग्जांपल। ZSM5 अपने पास देख लो। ZSM5 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, गैसोलीन में। अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, गैसोलीन में। ये देखो
इंजाइम कैटलिस्ट, अब तुम बायो के स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें क्या ही इंजाइम बताऊंगा। इंजाइम क्या होते हैं? दे आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्या हो रहे होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं पानी के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इनको हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोल देते हैं, बॉडी के अंदर बायोकेमिकल कैटलिसिस करते हैं। तुम्हें ही पता होगा यार इंजाइम के बारे में। अगर इंजाइम के बारे में बात करूंगा तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते होंगे जो केमिस्ट्री में दिया हुआ है। इन्वर्टेज इंजाइम किसके लिए यूज होता है, जाइमेज इंजाइम किसके लिए यूज होता है, डायस्टेज इंजाइम किसके लिए होता है, माल्टेज। बेटा अगर ये तुम केमिस्ट्री में सीख रहे हो तो मतलब जूलॉजी अपनी काफी वीक है। अगर आपको लगता है कि आपको अब ये वाले एंजाइम्स, आपको यहाँ माल्टेज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, जाइमेज क्या होता है, ये वाले सारे एंजाइम्स आपने बायो में किए होंगे, तो इसलिए बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि ये यूरिएज वाला, अब कोई बोले सर ट्रिप्सिन क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है, तो भाई ये तो मतलब फिर बायो आपकी बहुत ही बेकार है इसका मतलब। तो फिर ठीक है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड क्या हो रहा होगा सर, लैक्टोबैसिलस एंजाइम से हो रहा होता है मिल्क टू कर्ड कन्वर्जन। ये पूरा का पूरा टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ याद करना है, यहाँ याद कर लो। अगर आपको जूलॉजी में याद हो गया है तो वहाँ याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रीजन की ये कॉमन पॉइंट्स हैं, बायोकेमिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो कॉमन है, बायो में भी आएंगे केमिस्ट्री में भी आएंगे। तो आप देख लो कहाँ पे याद हो सकता है, आपसे जहां याद हो जाए वहां पे फिनिश कर लो। इवन इनका मैकेनिज्म देखोगे तो इनका मैकेनिज्म, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। आपको भी पता है कि सर दवाइयां मिलीग्राम्स में लेते हैं और हमारा इतना बड़ा बॉडी उसके क्या हो जाता है, सब कुछ बीमारी सही हो जाते हैं, बिकॉज दे आर हाईली एफिशिएंट, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच। इसीलिए उसके अंदर लिखा होता है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, ऐसे ही कुछ लिखा होता है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स, एक्टिविटी किसके प्रेजेंस में इंक्रीज होती है, एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम्स में। इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन, इन्फ्लुएंस हो जाता है किससे, इनहिबिटर्स और पॉइजन से, पक्का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिसिस देख लीजिए, इसके हिसाब से करते रहिए। इवन इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे तो लॉक एंड की टाइप मैकेनिज्म होता है, लॉक एंड की टाइप मैकेनिज्म हो जाता है। बहुत ज्यादा मतलब आप बायो में जानते हो लॉक एंड की मैकेनिज्म कैसा होता है, लॉक एंड की मैकेनिज्म कैसा होता है बायो में आपने कर रखा है, वहां से भी कर सकते हैं। तो भाई कैटलिस्ट में लॉक एंड की मैकेनिज्म अपने को आता है। फिर देखो एनसीईआरटी में एक टेबल बना है जस्ट इसके नीचे, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि भैया ये टेबल देख लो, ये एनसीईआरटी का टेबल या तो आप यहां कर लो या फिर इनऑर्गेनिक में कर लो। जैसे हैबर्स प्रोसेस जब आप पढ़ते हो तो इनऑर्गेनिक में 17th ग्रुप करते हो तो 15th ग्रुप करते हो तो पता चलता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपको ही पता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, या यहां याद करना है, यहां कर लो या फिर उस साइड कर लो। यहाँ पे एस्बेस्टस वेनेडियम पेंटोक्साइड करते हैं, यहाँ प्लेटनाइज्ड एस्बेस्टस यूज करते हैं, यहाँ आयरन और मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर यूज करते हैं। आज के टाइम पे आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड यूज कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप देख सकते हो, पक्का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिसिस हैं। कैटलिसिस में दो चीजें मेजर हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के एग्जांपल्स। और बायोकेमिकल कैटलिस्ट में यूरिएज, माल्टेज, जाइमेज, इन्वर्टेज, ये सब चीजें आप जूलॉजी में भी करते हो, तो उसको मैं यहां नहीं बोलूंगा कि उसको यहां पे भाव दीजिए, आपको वो चीजें जूलॉजी में भी मिल जाएंगी, ठीक है। इवन आप देखोगे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट क्या करता है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, नहीं सर। फॉरवर्ड का ज्यादा बढ़ाता है, बैकवर्ड का ज्यादा कम करता है, नहीं। आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो दोनों साइड का रेट, इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। सिमिलरली रिएक्शंस इन जियोलाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, सब कुछ ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के ऊपर, एपर्चर के ऊपर, पोर्स के ऊपर, सर ये सब कुछ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एड्सॉर्प्शन इन जियोलाइट्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, चारों के ऊपर डिपेंड करेगा, पक्का। तो सर इस चैप्टर के पहले दो फेज एड्सॉर्प्शन और कैटालिसिस, एड्सॉर्प्शन और कैटालिसिस हमने फिनिश कर लिया है। अब इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट, थर्ड पार्ट, दैट इज नोन एज कोलॉइड्स। और कोलॉइड्स में क्या बोलते हैं कि कोलॉइड्स के बारे में बात करेंगे तो कोलॉइड्स कुछ नहीं, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज नहीं करते। कोलॉइड्स में यूज करते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन मीडियम बोल देते हैं। कोलॉइड्स इज नथिंग अ हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें क्या हो रहा होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है। यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं होता, यहां डिस्पर्सन मीडियम होता है, सॉल्वेंट के बदले क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम। डीपी से रिप्रेजेंट करेंगे सर, ये क्या
क्या है, मान लो ऐसा है, तो सर ये क्या हो जाएगा, मान लो पहले से क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है, उसके अंदर क्या डाल दोगे, उसके अंदर क्या डाल दोगे सर, इसको क्या बोल देंगे, डिस्पर्स्ड फेज। डीपी और डीएम हम लोग लिखेंगे। कोलॉइड्स का साइज रेंज जो होता है, वो साइज रेंज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइज रेंज जो होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स के बीच में होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स के बीच में होता है। इवन जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। कोलॉइड्स में 3 का बहुत गेम होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप देखोगे तो इसमें क्या करते हैं, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर हम लोग क्या करना शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन करना चाहोगे तो वो किसके बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इनके बीच का इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन या बॉन्डिंग बिटवीन, ऑन द बेस ऑफ इंटरेक्शन, या फिर क्या लिख देते हैं हम लोग, बॉन्डिंग बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज एंड क्या लिख देते हैं हम लोग, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, थर्ड वन के बारे में बात करते हैं क्लासिफिकेशन में, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो कोलॉइड्स को हम लोग टोटल देखोगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप से क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, अलग अलग बेसिस पे। एक बार फिजिकल स्टेट पे कर दिया, एक बार इंटरेक्शन के ऊपर या बॉन्डिंग के ऊपर, एंड थर्ड वन साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। जैसे देखोगे तो यहां पे देखो, ये क्या है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चार्ट बहुत सारे लोग छोड़ देते एग्जाम हॉल में, भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सॉलिड है, सॉलिड के केस में तो सबसे आसान सा है, सॉलिड डिस्पर्स फेज। देख लो ये क्या लिखा हुआ है, डिस्पर्स फेज लिखा हुआ है, और यहां क्या लिखा है सर, डिस्पर्सन मीडियम है, डीएम है, और ये क्या है, डिस्पर्स फेज है। तो डीपी और डीएम के बीच में, ये व्हाट्सएप का डीपी नहीं है भाई, डिस्पर्स फेज और डीएम के बीच का डिफरेंस। यहां पे कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। एरोसोल, जब भी आप किसी को गैस में मिक्स करते हो, एरोसोल कहलाता है। ये कुछ एग्जांपल, जेल, इमल्सन्स, और लास्ट वन फोम, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इनका एनसीईआरटी का एग्जांपल याद रखिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगा एग्जाम हॉल में या किसी के टेस्ट में, चाहे वो पीडब्ल्यू का टेस्ट हो या किसी और का टेस्ट हो, हर एक जगह इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाएगा, फोम किससे बनता है, फोम में डिस्पर्स फेज कौन सा है, डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉग इज व्हाट, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉग किसका एग्जाम्पल है, देख लो फॉग किसका एग्जाम्पल है, एरोसोल का एग्जाम्पल है। फॉग कैसे बनता है कि सर गैस के अंदर क्या डिसॉल्व हो जाए, लिक्विड डिसॉल्व हो जाए, तो उससे क्या बन जाता है, फॉग बन जाता है। पक्का, तो ये छोटी छोटी चीजें करते चले जाओ। इवन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये पहली क्लासिफिकेशन थी किसके ऊपर, फिजिकल स्टेट के ऊपर। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इसके ऊपर बात करेंगे तो यहां पे आता है, एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफिलिक, और एक होता है लायोफोबिक, एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक और लायोफोबिक की बात करें, लायोफिलिक और लायोफोबिक की बात करते तो लायोफिलिक में क्या हो रहा होता है, लायोफिलिक में क्या होना शुरू हो जाता है, देख लो अपने पास। लायोफिलिक में क्या होता है कि ये दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं, अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन लगता है किसके बीच में सर, डीपी एंड डीएम के बीच में, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। यहां पे क्या होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, या फिर हम बोल देते हैं कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, किसके बीच में, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के बीच में। सर ये ऑब्वियस है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, नॉट स्टेबल। सर ये स्टेबल नहीं होगा तो दोबारा कभी होने की कोशिश भी नहीं करेगा, इरिवर्सिबल होगा। इसके जस्ट अपोजिट ये भाई साहब, इनके बीच में क्या होगा, ये रिवर्सिबल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, रिवर्सिबल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सर इसको बनाना इजी टू प्रिपेयर है, ये क्या है, इजी टू प्रिपेयर होगा, आराम से प्रिपेयर हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, आराम से सॉल्वेंट लविंग है, आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा। बट इसके लिए क्या होगा, स्पेशल मेथड्स टू प्रिपेयर, इसके लिए हमें स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, स्पेशल मेथड्स टू प्रिपेयर, स्पेशल मेथड्स यूज करने पड़ेंगे टू प्रिपेयर। तो डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, इसके बीच का एग्जांपल देख लो। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक का एग्जांपल देख लो, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक का एग्जांपल देख लो। एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी उठाइए, जो जो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं उनको ऐड कर लीजिए। थर्ड वन, मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये किसके ऊपर है, टाइप ऑफ पार्टिकल्स के। जैसे मान लो मल्टीमोलिकुलर और माइक्रोमोलिकुलर में देखना, अगर मैं मल्टीमोलिकुलर की बात करता हूं, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स किसको बोलते हैं, जिसमें एक
एक अपने पास एक पार्टिकल का साइज कोलाइडल पार्टिकल्स का रेंज नहीं होता। जैसे सल्फर का एक पार्टिकल है तो ये कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में नहीं होगा। सल्फर के 8 पार्टिकल जब मिल जाएंगे तो ये कोलॉइड्स के रेंज में आ जाएगा। मतलब क्या हो जाए, मल्टी मॉलिक्यूल्स मिलके, मल्टी मॉलिक्यूल्स get together, multi molecules get together to be in the range of, be in the साइज रेंज ऑफ, सर साइज रेंज किसका आ जाए, कोलोइड्स का, बी इन द साइज रेंज ऑफ कोलोइड्स। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स आ जाएगा। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स ऐसे बन जाएंगे। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड्स नाम से ही पता है कि भाई मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। अब मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड्स तो भैया सीधा सीधा नाम से ही पता चल रहा है। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड्स में सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि मैक्रो मॉलिक्यूलर में क्या हो जाएगा कि सर साइज ऑफ वन मॉलिक्यूल, साइज ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इन द साइज ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये सीधा सीधा नाम से ही पता चल रहा है। साइज ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इन द रेंज ऑफ कोलोइड्स, इसका साइज ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इन द रेंज ऑफ कोलोइड्स। तो ये अपने पास सीधा सीधा आ जाएगा। एंड द लास्ट वन एसोसिएटेड कोलोइड्स, एसोसिएटेड कोलोइड्स, एसोसिएटेड कोलोइड्स, एसोसिएटेड कोलोइड्स में बात करें, एसोसिएटेड कोलोइड्स या इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मिसेल्स नाम दे देते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मिसेल्स नाम दे देते हैं। तो इसको केस में क्या बोलते हैं कि भाई इसमें क्या होता है, एट लो कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान से सुन लेना, एट लो कॉन्सेंट्रेशन ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। लेकिन एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन सर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसोसिएटेड कोलोइड्स की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसोसिएटेड कोलोइड्स की तरह। तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे किसकी तरह बिहेव करेगा, एसोसिएटेड कोलोइड्स पे। जिस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर होता है उसको हम लोग एक नाम दे देते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। इसके नीचे रहोगे तो आप किसकी तरह बिहेव करोगे, इसके नीचे रहोगे तो आप एसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट की तरह, इससे ऊपर रहोगे तो किसकी तरह बिहेव करोगे, एसोसिएटेड कोलोइड्स की तरह। और जिस टेम्परेचर पे होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं, उस टेम्परेचर का नाम दे देते हैं हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर का नाम क्या रख देते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो देख लो अलग अलग टाइप के लोगों के कोलोइड्स। अकेला मॉलिक्यूल जब नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएं तो मल्टी मॉलिक्यूलर। अकेला मॉलिक्यूल कोलोइड्स के रेंज में होगा तो इसको बोल देंगे। यहां पे क्या हो रहा है कि भाई अलग ही लेवल पे बिहेव कर रहा है। लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है एसोसिएटेड कोलोइड्स की तरह बिहेव करना शुरू कर रहा है। इवन इसका यूज भी हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। मिसेल फॉर्मेशन का देखोगे तो यहां पे देखोगे ऐसा सोप में, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में आप देखते हो। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में क्या होता है, मान लो ये डर्ट है, अब डर्ट क्या है, मिट्टी अपने पास चिपक गई टी शर्ट के साथ, जींस के साथ, तो क्या होता है, सोप के अंदर दो पार्ट होते हैं। सोप के अंदर क्या होता है, एक अपने पास COO माइनस Na पार्ट। तो सर ये वाला पार्ट जो होता है सॉल्ट वाला, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब पानी से इसको प्यार होता है। लेकिन सर ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इसको पानी से डर लगता है। जैसे ही पानी में डालोगे सर ये हाइड्रोफोबिक का पार्ट जो होगा किस में जाके मिक्स हो जाएगा, डर्ट के अंदर घुस जाएगा। हाइड्रोफिलिक का पार्ट कहाँ रहेगा, ऊपर। सर हाइड्रोफिलिक का पार्ट ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की तरफ, और डर्ट क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये बेसिक सा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है जो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा होता है। इस तरह से हम लोग चीजें यूज करते हैं। तो मेरे पास 3 क्लासिफिकेशन आ चुकी है, 3 क्लासिफिकेशन मैं यूज कर चुका हूं। कौन कौन सा, ध्यान से सुन लेना। 3 क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है, ऑन द फिजिकल स्टेट, एरोसोल, फोम, जेल, इमल्सन, इन सब का। ऑन द नेचर ऑफ DP एंड DM, लायोफिलिक, लायोफोबिक, एंड थर्ड वन एसोसिएटेड, मल्टीमोलिकुलर और मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। ये मेरे पास 3 क्लासिफिकेशन आ गई। अब सिमिलरली अगर प्रिपरेशन की बात करता हूं कोलोइड्स में, तो ये एनसीईआरटी में पहला मेथड जो दिया हुआ है केमिकल मेथड, ये रिएक्शंस यूजफुल हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। याद रखिएगा रिएक्शंस, डायरेक्ट एनसीईआरटी की रिएक्शंस पूछी जा सकती हैं। अगर आपको लगता है बार बार एक दिन में, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी आपके एग्जाम हॉल में 2 महीने बाकी हैं, आप एक दिन में तो नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन हाँ ट्राई करेंगे धीरे धीरे तो चीजें याद होती चली जाएंगी कि सल्फर का सोल ऐसे बनता है, आर्सेनिक का सोल ऐसे बनता है। ये चीजें ध्यान दीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स में आपको जब भी बोला जाए तो केमिकल मेथड्स याद रखिएगा। केमिकल मेथड्स में क्या होगा कि सर डबल डिकम्पोजिशन से हो सकता है, ऑक्सीडेशन से हो सकता है, रिडक्शन से हो सकता है, हाइड्रोलिसिस से हो सकता है, और ये रिएक्शन एनसीईआरटी में तो पक्का ही याद रखना भाई, श्योर हो।
केमिकल मेथड। इसके बाद दूसरा मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज ब्रेडिक्स आर्क मेथड, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, या फिर क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। होता क्या है, जिस भी मेटल का बनाना है उसका क्या बना दो, इलेक्ट्रोड बना दो। उस मेटल का क्या बना दो अपने पास, उस मेटल का क्या बना दो, इलेक्ट्रोड बना दो। और उस मेटल का इलेक्ट्रोड बना दो और उससे क्या पास कराना शुरू कर दो, सर उससे पास कराना शुरू कर दो करंट। करंट से क्या होगा, आपको ही पता है करंट क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। करंट का क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। करंट क्या करेगा, इसको धीरे 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 इसके ड्रॉप्स आएंगे और ये क्या बना देगा, सोल बना देगा। तो इसको हम लोग को उसका एग्जांपल रख देते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड, या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। कि जिस मेटल का भी आपको बनाना है तो उसको क्या करना शुरू करो, उसके छोटे 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 ऐसे पार्ट्स में तोड़ना शुरू कर दो। पक्का, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन, या फिर क्या बोलते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। थर्ड वन देखना अपने पास, इसको हम लोग नाम देते हैं और ये थर्ड वन का नाम का मीनिंग पता होना चाहिए, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज नथिंग, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में बाय शेकिंग इट विथ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो कोई प्लस चार्ज वाला है तो उसको माइनस दे दो, अपने आप ही अट्रैक्ट होकर सॉल्यूशन में आ जाएगा। पेप्टाइजिंग एजेंट इज नथिंग, एक कोई आयन दे दो जिससे वो दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पेप्टाइजेशन इज नथिंग, कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विथ डिस्पोजर मीडियम। किस साथ डिस्पोज करके, डिस्पोजर मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पेप्टाइजेशन हो गई, सिंपल चीज है। सर देख लो अपने पास पेप्टाइजेशन, तीन मेथड्स मिले, कौन कौन से, ध्यान से सुनना, केमिकल मेथड, पेप्टाइजेशन और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। पक्का, ये देख ले अपने पास। प्यूरिफिकेशन करने जाएंगे तो भी तीन ही मेथड मिलने वाले हैं, प्यूरिफिकेशन करने जाते हैं तो भी तीन ही मेथड मिलते हैं। कौन कौन सा, तो सर सबसे पहले कौन आएगा, डायलिसिस आएगा। सबसे पहले क्या आता है, डायलिसिस, जिसमें क्या करते हैं, एक थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन पास करते हैं, जिस मैकेनिज्म से पास करते हैं या जिस apparatus से पास करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायलाइजर बोल देते हैं। एक सुटेबल मेम्ब्रेन से पास करो जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, डायलाइजर बोल देंगे। जैसे इसमें देख लो अपने पास ये दे रखा है, एनिमल मेम्ब्रेन, ब्लैडर, पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन सीड्स, ये सब यूज कर रहे होते हैं। अगर यही डायलिसिस को थोड़ा फास्ट करना हो, नॉर्मल डायलिसिस ऐसे हो रही है, इसको थोड़ा फास्ट करना हो, नॉर्मल डायलिसिस का स्पीड फास्ट करना हो, तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड यूज कर लेते हैं और इसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस इज नथिंग, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, इसी को हम लोग क्या करेंगे, फास्ट कर लेंगे। क्योंकि नॉर्मल डायलिसिस का स्लो जो होता है, प्रोसेस काफी स्लो होता है, तो उसको हम लोग फास्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो प्यूरिफिकेशन के भी दो मेथड्स हो गए, कौन कौन सा, डायलिसिस, सुटेबल मेम्ब्रेन से पास कर दो, और उसको अगर फास्ट करना है तो उसके लिए क्या करना शुरू कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। थर्ड में देखोगे तो थर्ड में क्या आएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या कहता है कि, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या कहता है कि नॉर्मल फिल्टर पेपर मत यूज करना। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन का आप चेक करना चाहते हो तो नॉर्मल फिल्टर पेपर मत यूज करो। इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स यूज करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर, नॉर्मल फिल्टर पेपर को किससे पास कर दो, कोलाइडियन सॉल्यूशन से पास कर दो। अब ये कोलाइडियन सॉल्यूशन है क्या, ध्यान से देख लेना अपने पास, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। सर 4% नाइट्रोसेल्यूलोज सॉल्यूशन होता है इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। 4% नाइट्रोसेल्यूलोज का मिक्सचर है, किसके बाद, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर को पहले किस में डिप कर दो, कोलाइडियन सॉल्यूशन में, फिर उसको किससे पास करा दो, उसको फिर किससे पास करा दो, सर उसको हार्डनिंग करा दो, किससे, फॉर्मल्डिहाइड से। हार्डनिंग बाई क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, और फाइनली उसको क्या करना शुरू करो, ड्राई कर दो। हार्डनिंग किससे कर दो, फॉर्मल्डिहाइड से, फिर इसको क्या करो, हार्ड कर दो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बात करेंगे तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये भी एक स्लो प्रोसेस होता है, ये भी एक स्लो प्रोसेस होता है। इसको स्पीड अप करना है तो प्रेशर और सक्शन अप्लाई कर देते हैं, प्रेशर और सक्शन क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। देख भाई, कोलाइड्स में ना हमेशा तीन का चक्कर है। कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन तीन टाइप में हुई, कोलाइड्स का प्रिपरेशन के तीन मेथड्स हुए, कोलाइड्स के प्यूरिफिकेशन के भी तीन मेथड्स आएंगे, कोलाइड्स की प्यूरिफिकेशन के भी क्या आएंगे, तीन मेथड्स आएंगे। इवन कोलाइड्स में देखोगे तो अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सर सबको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी अपने पास, याद करना, सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, सर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब था। याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अगर ऑर्डर कोई पूछे तो कोलॉइड्स का कम होता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसका ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का। कोलॉइड्स का क्या होता है, कम होता है। पक्का,
सर ये देखो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या है। अपने पास एक टिंडल कोन बनता है, लाइट ऐसे इधर उधर स्कैटर होती है, उसी को क्या बोल देते हैं, टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। तो उसी का इफेक्ट यहाँ पे एनसीईआरटी में दिखा रखा है। बस यहाँ कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये कंडीशन मेंशन है कि टिंडल इफेक्ट तभी हो सकती है जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन कौन सी? जो डायमीटर होना चाहिए वो वेवलेंथ के आसपास होना चाहिए, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन याद रखना, क्योंकि डायमीटर अगर बहुत बड़ा हो गया, वेवलेंथ मान लो इतना बड़ा है और डायमीटर बहुत छोटा सा है, तो फायदा नहीं, फिर तो स्कैटरिंग होगी नहीं, लाइट स्कैटर कर ही नहीं सकती है ना फिर उस केस में। तो टिंडल इफेक्ट में देख लो, टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व करते हैं, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, जब डायमीटर किसके आसपास हो, स्मॉलर ना हो वेवलेंथ से, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, एक दूसरे से डिफर करना चाहिए बहुत ज्यादा। पक्का? ये देख लो टिंडल इफेक्ट किसके बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए इवन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी हम लोग यूज करते हैं टिंडल इफेक्ट टू सेटअप एन अपरेटस। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को भी देखोगे तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ना क्या करता है, ज्यादा कुछ नहीं बता पाएगा, ये नहीं बता पाएगा एक्चुअल साइज कितना है, लेकिन ये जरूर बता सकता है कि हाँ भाई इसका मतलब अल्ट्रा माइक्रो साइज नहीं बता पाएगा, लेकिन हाँ ये बता देगा कि भैया कोलाइडल सॉल्यूशन है या नहीं है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ये काम कर देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी में जो दी हुई हैं उसके बारे में। कलर्स के बारे में बात करें तो कलर्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्स पार्टिकल। दूसरा जो वेवलेंथ है वो भी डिपेंड करता है साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल। कलर किस पे डिपेंड करता है, चेंजेस विथ मैनर इन विच ऑब्जर्वर रिसीव्स द लाइट। तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली चीज वेवलेंथ पे, वेवलेंथ फर्दर डिपेंड करता है साइज एंड नेचर पे, क्योंकि जितना साइज होगा उसके हिसाब से वेवलेंथ होना चाहिए। एंड तीसरी चीज, अगर आप किस साइड से देख रहे हो, किस साइड से देख रहे हो, मतलब ट्रांसमिटेड लाइट की साइड से देख रहे हो या रिफ्लेक्टेड लाइट की साइड से देख रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशन है वो ब्लू दिखता है कब, जब आप रिफ्लेक्टेड लाइट से देखोगे, लेकिन रेड दिखेगा कब, जब आप ट्रांसमिटेड लाइट से देखोगे। सिमिलरली फाइनेस्ट गोल्ड सोल जो होता है वो रेड दिखता है कलर में, जैसे साइज बढ़ता जाएगा उसका कलर क्या होना शुरू हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, पर्पल से फिर कहाँ जाएगा, ब्लू जाएगा, और ब्लू से फिर कहाँ जाएगा, गोल्डन जाएगा। तो फाइनेस्ट गोल्ड का ये हो रहा होता है। पक्का? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ऑब्वियस आई नो हार्ड को रटाफिकेशन आ रही है, लेकिन यार अब क्या करें, अब हार्ड को रटाफिकेशन जहां वर्ड यूज किया वहां पे ये चीजें भी आएंगी। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स ना, कोलाइडल पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन नहीं होते, हमेशा जिगजैग मोशन में रहती है, और उसी जिगजैग मोशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट नाम दे देते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट नाम दे देते हैं, कि सर हमेशा कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन में रहेगी, और इसीलिए हम लोग क्या नाम देना शुरू करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट देना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मेरा ब्राउनियन मूवमेंट हो जाएगा। दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइड्स, बट डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पे और साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। जितना स्मॉल साइज होगा, जितना कम विस्कोसिटी होगी, उतना फास्टर क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। जितना स्मॉल साइज होगा, जितनी कम विस्कोसिटी होगी, उतना फास्टर क्या होगा, मोशन होगा, उतना फास्टर क्या होगा, मोशन होगा। ब्राउनियन मूवमेंट में भी देखोगे तो क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, कि उसके ऊपर हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्सेज लग रहे होते हैं, उसके ऊपर हमेशा क्या लगते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेज लग रहे होते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट का स्टीयरिंग इफेक्ट होता है विच डज नॉट परमिट द पार्टिकल्स टू सेटल। वो हमेशा बिकॉज ऑफ दिस मोशन कभी भी कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बिकॉज ऑफ दिस मोशन कभी भी कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। पक्का? तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं। जैसे अब आगे देखते हैं तो चार्ज का होता है, चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि सर कोलाइडल चार्ज पार्टिकल्स को देखोगे हमेशा इनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्या होगा, कितना होगा, वो हम देखेंगे, लेकिन इसके रीजंस देख लेना। एग्जाम हॉल में कोई भी रीजन हो सकता है। ड्यू टू, देख लो तीन रीजंस होते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल, दूसरा ड्यू टू प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सर तीन रीजंस हो सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, तीन रीजन हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के कारण, दूसरा डिस्पर्सल प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, एंड तीसरा फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसके तीन रीजंस होंगे चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स के, मेजर तीन रीजंस। देख लो यहाँ एक चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी का, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए कि सर पॉजिटिव चार्ज सोल, नेगेटिव चार्ज सोल कौन कौन से हैं, जैसे स्टार्च, गम, जेलाटिन, एसिड डाई स्टफ, एसिड मेटल सल्फाइड्स,
मेटल्स जो होते हैं इनके जो होते हैं वो सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है। तो आप नेगेटिव वाला याद रखोगे तो पॉजिटिव वाला अपने आप ही याद हो जाएगा कि सर बेसिक एसिडिक, अगर एसिडिक डाई स्टफ क्या है, नेगेटिव है, तो बेसिक वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो ये चार्ट अपने को याद रखना है। किसने बोला सर रीजंस क्या होते हैं, तो रीजंस को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी में एक दो चीजें की जाती हैं। रीजंस को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया जाता है कि प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन देखो क्या होता है। प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है, देखना अपने पास। इसका एग्जांपल देता हूं, मान लो ये देखना अपने पास, मान लो Ki का सोल है, तुम्हें इसका चार्ज नहीं पता, तुमने क्या किया, Ki का सोल है, तुमने क्या किया, इसके अंदर क्या डाल दिया, AgNO3 डाल दिया। ध्यान से देखना, Ki का सोल है, कोलाइडल पार्टिकल है, तुम्हें नहीं पता चार्ज क्या है, तुमने क्या किया, AgNO3 डाल दिया। अगर नीचे, अगर ध्यान सुनना, अगर इसके अंदर AgNO3 डाला, अगर नीचे नीचे इसके नीचे अगर किसका पीपीटी बन गया, AgI का पीपीटी बन गया। ध्यान से देखो, तुमने बोला मुझे Ki का सोल का चार्ज का पार्टिकल नहीं पता, मैंने क्या किया, AgNO3 डाल दिया। AgNO3 जैसे ही डालूंगा नीचे क्या बन जाएगा, Ki का सोल बन जाएगा। और Ki का सोल जैसे ही बनेगा, Ki का सोल जैसे ही बनेगा, तो भाई कोई अगर बोलता है कि हाँ कैसे निकाला, तो AgI को पीपीटी दिख रहे हो। अब एक बात बताना, सोल से कौन सा पार्टिकल गया, I माइनस गया है सोल से पीपीटी बनाने के लिए। सोल से कौन सा पार्टिकल गया है, I माइनस गया है। मतलब यहां पे सर सोल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, I माइनस एड्सॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब सोल के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, AgI बगल में लिख दिया I माइनस। क्यों, क्योंकि सोल से कौन सा पार्टिकल गया है प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, I माइनस। इसका मतलब सर सोल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज एक्सेस में होगा, I माइनस। अब अपोजिट किसने बोला सर उल्टा कर दे, तो ये देखो AgNO3, AgNO3 का सोल है, और तुमने क्या डालना शुरू किया, इसके अंदर Ki डालना शुरू किया। AgNO3 का सोल है, तुमने क्या डालना शुरू किया, Ki डालना शुरू किया। अभी भी क्या बनेगा, AgI पीपीटी बनेगा। खुद से सोच लो, अब की बार सोल से कौन सा पार्टिकल एड्सॉर्ब हो रहा है, Ag प्लस एड्सॉर्ब हो रहा है। तो जहां सोल से ये वाला पार्टिकल एड्सॉर्ब होगा, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऐसे दिखाते हैं कि भाई कौन सा पार्टिकल कौन सा गया। यही कहानी ऊपर लिखी पड़ी है, ये देख लो अपने पास, यही कहानी यहां लिखी पड़ी है कि सर अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हो Ki में, तो सर इसके अंदर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। अगर यही कहानी आप इसके ऊपर देखोगे, अगर Ki को ऐड करोगे सिल्वर AgNO3 में, Ag प्लस एड्सॉर्ब होगा। इवन इसकी कहानी ऐसे भी लिखी हुई है, देख लो, FeCl3 को हॉट वाटर से करोगे तो इसमें भी क्या बनेगा, Fe2O3.XH2O। लेकिन अब की बार कौन एड्सॉर्ब हो रहा है, Fe+3। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज सोल। ये कौन सा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज सोल हो गया। ये कौन सा सोल हो गया, पॉजिटिवली चार्ज सोल हो गया। अगर वही अपोजिट कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा, Fe2O3XH2O, और ये क्या बन जाएगा अपने पास, OH-, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सोल हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज सोल हो जाएगा। तो जो चार्ज है वो डिपेंड करता है कौन सी चीज आप एड्सॉर्ब कर रहे हो, कौन सा चार्ज एड्सॉर्ब कर रहे हो। आयरन+3 करोगे तो पॉजिटिव बोलेंगे, OH- करोगे तो नेगेटिव बोल देंगे। बाकी लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है। अब यहां पे एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करने के लिए एक और इलेक्ट्रिक डबल लेयर का भी कॉन्सेप्ट है कि सर AgI का मान लो आपने पीपीटी बनाया, तो ऑब्वियस है ना, I- एक लेयर बनाएगा। सिमिलरली इसके अपोजिट कौन अट्रैक्ट होगा, K का। तो ये डबल लेयर्स बन जाएंगी, किसके बीच में, प्लस और माइनस के बीच में। इसी को हम लोग नाम देते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। इनके बीच में एक पोटेंशियल भी जनरेट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, जीटा पोटेंशियल, और क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जीटा पोटेंशियल, या फिर क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो ये छोटी छोटी चीजें ऐड कर लो। सिमिलरली कहीं सर किसी भी जगह पे आप देखोगे, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट से क्या हो रहा होता है, डिफ्यूज डबल लेयर रिड्यूस कर देता है किसको, जीटा पोटेंशियल को। धीरे धीरे आपका क्या होना शुरू हो जाता है कि सर अपोजिट चार्ज सोल के साथ आप फ्लक्चुएशन कर रहे होते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ऐड कर लो। चार्ज का मतलब क्या होता है, बेसिक सा पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तीन चीजें हैं, दो तीन एग्जांपल्स हैं, उन्हीं को याद रखना है। AgI आयरन ऑक्साइड वाला, और तीसरा वो डब्बा जो हमने बॉक्स बनाया है एनसीईआरटी के अंदर, बॉक्स जो बना है, वो तीन ही चीजें याद रखनी है। बाकी इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नथिंग। जैसे ही आप क्या करोगे सर, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के साथ, मतलब कोलॉइड्स के अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइड्स के अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको किससे ऐड कर दोगे, जैसे ही उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे, फटाफट क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव वाला नेगेटिव साइड। इस मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इस मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं। इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल देते हैं। अगर इसको रोकना चाहते हो तो इसके लिए जो पोटेंशियल अप्लाई करते हैं
इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बोल देते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस को अगर मेंटेन प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। सबसे लास्ट चीज कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं, तो ध्यान से रखना। कोगुलेशन मतलब कुछ नहीं, कोलाइडल्स पार्टिकल्स को क्या करो, सेटल डाउन, मतलब नीचे बिठा दो, प्रेसिपिटेट बना दो, कोगुलेशन कर दो। कोगुलेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है सर, अलग अलग तरीके से हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है, अपोजिट चार्ज सोल का, या म्यूचुअल कोगुलेशन बोल सकते हैं। दो अपोजिट चार्ज सोल है, म्यूचुअल कोगुलेशन भी करा सकते हैं। म्यूचुअल कोगुलेशन के लिए एक रूल होता है, दैट इज नोन एज हार्डी-स्कल्ज रूल। हार्डी-स्कल्ज रूल क्या होता है, हार्डी-स्कल्ज रूल क्या बोलता है कि मान लो एक Cl- है, इसको नीचे बिठाना है, कोगुलेट करना है, तो क्या डालोगे, Na+। इसका एक मोल के लिए इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, एक मोल। लेकिन अगर कैल्शियम +2 लोगे तो इसके एक मोल के लिए इसके कितने रिक्वायर्ड होंगे, हाफ मोल। और अगर एल्यूमिनियम +3 ले लोगे तो एल्यूमिनियम +3 के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 1/3। एक मोल के लिए इसके कितने, 1/3। तो सर देख लो एक चीज, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज जितना हाई होगा, चार्ज जितना हाई होगा, कोगुलेटिंग पावर क्या हो जाएगी आपकी, उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी। चार्ज जितना बढ़ेगा, कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, हाई। लेकिन आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम रिक्वायर्ड होंगे, तो आपकी कोगुलेशन वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोगुलेशन वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम। इसी को हम लोग कौन सा रूल बोल देते हैं, हार्डी-स्कल्ज रूल। इसी को कौन सा रूल बोल देते हैं, हार्डी-स्कल्ज रूल। चार्ज बढ़ाओगे कोगुलेटिंग पावर बढ़ेगी, ऑब्वियसली जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा आपकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी कोगुलेट करने की, लेकिन आपके नंबर ऑफ मोल्स कम रिक्वायर्ड होंगे, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोगुलेशन वैल्यू। क्यों, क्योंकि कोगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन देख लो। कोगुलेशन वैल्यू क्या बोलता है, कॉन्सेंट्रेशन इन मिलीमोल्स पर लीटर। ध्यान से देख लेना अपने पास, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोगुलेशन टू कॉज मिलीमोल्स पर लीटर इन 2 आवर्स। याद रखना, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर, इसको क्या बोल देते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू। जितना ज्यादा स्मॉल कम होगा, जितना क्वांटिटी कम नीडेड होगी, उतनी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। और इसी को हम लोग नाम देते हैं, व्हाट इज, हार्डी-स्कल्ज रूल। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हार्डी-स्कल्ज रूल। पक्का। अब यहां पे कहानी आती है, दैट इज नोन एज कोलोइड्स का प्रोटेक्शन। मेरे पास 2 टाइप के कोलोइड थे, एक लायोफोबिक था, जो बेचारा डर रहा था कि यार कहां मैं फंस गया हूं। तो लायोफोबिक को बचाने के लिए कौन आएगा, लायोफिलिक आता है। लायोफिलिक बेचारा क्या करता है, लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करता है, और इसी को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज, उसको नाम देते हैं हम लोग कोगुलेशन, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। लायोफोबिक को बचाने के लिए क्या करता है, लायोफिलिक एक लेयर बना लेता है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। इस प्रोटेक्शन को मेजर करने के लिए एक नंबर यूज करते हैं, दैट इज नोन एज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन आए ना आए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि गोल्ड नंबर एनसीईआरटी में नहीं है। तो डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जितना हाइयर गोल्ड नंबर होगा, उसकी वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप बस इतना याद रखो, आप बस इतना याद रखो, इतने पे ही आपका काम हो जाएगा। बाकी इसकी वैल्यू आप ध्यान से याद कर सकते हो, जिन लोगों को अपनी अच्छी है, पहले से आता है, तो ये सब चीजें याद कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है, कि गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा आपकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, उतनी कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों का गोल्ड नंबर दिया हुआ है, जिसका गोल्ड नंबर हाई है उसकी वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, प्रोटेक्टिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उतना ज्यादा यूज नहीं है। लास्ट चीज कोलोइड्स में, लास्ट अब देख 2 चीजें रह गई, एक इमल्सन रह गया है। इमल्सन भी 2 टाइप के होते हैं, ऑयल डिस्पोज्ड इन वाटर, वाटर डिस्पोज्ड इन ऑयल। ये 2 टाइप के होते हैं। ऑयल क्या है यहाँ पे, डिस्पोज फेज, वाटर क्या है, डिस्पोजन मीडियम। यहाँ वाटर क्या है, डिस्पोज फेज, ऑयल क्या है, डिस्पोजन मीडियम। इनकी एग्जांपल्स याद रखिएगा, क्योंकि इनके एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये एग्जांपल्स बटर हो गया, क्रीम हो गया, इसके एग्जांपल मिल्क हो गए, वैनिशिंग क्रीम हो गया, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स। इनको ऑब्वियस है, लिक्विड और ऑयल एक साथ, वाटर और ऑयल एक साथ नहीं रहते, इसीलिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करते हैं, बिकॉज पानी और तेल एक साथ कभी साथ में रह ही नहीं सकते ना यार। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज करना पड़ता है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बाद अब चैप्टर एंड पे आ रहा है, कुछ डेली लाइफ की एप्लीकेशंस दी जा रही हैं। कुछ डेली लाइफ की एप्लीकेशन कौन कौन सी, तो जैसे ये देखो, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों होता है, बिकॉज डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं सर, स्कैटरिंग करते हैं। फॉग, मिस्ट और रेन किसके एग्जाम्पल हैं, अगेन उसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, फॉग, मिस्ट और रेन, एरोसोल के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो हमारे आसपास कहाँ कहाँ कोलॉइड्स है, फूड आर्टिकल्स क्या होंगे, हमारे सारे के सारे कोलॉइड्स हैं। ब्लड क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसका, एल्यूमिनाइड सॉल्यूशन का। स्टिपेटिक एक्शन ऑफ
एलम एंड फेरिक क्लोराइड इज ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, इसके कारण हो रहा होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो बिकॉज एनसीईआरटी में कभी भी पूछा जा सकता है। सॉइल्स भी क्या होते हैं, कोलाइडल नेचर की तरह होते हैं। डेल्टा फॉर्मेशन आपने सुना होगा, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां पे क्या होता है, कोलाइडल्स, वहां पे कोलॉइड्स बन जाता है। क्योंकि रिवर वाटर में क्या होगा, मिट्टी होगी, सब कुछ होगा। सी वाटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंड दैट्स वाई जैसे ही वहां मिलेंगे एक दूसरे से, जैसे ही मिलेंगे ये क्या बना देंगे, डेल्टा बना देंगे। ये क्या बना देंगे, डेल्टा बना देंगे। तो ये डेल्टा का कॉन्सेप्ट भी हमें डेली लाइफ में कोलॉइड्स मिल जाता है। डेली लाइफ में अपने पास अगर कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिकल उसमें मशीनरी में, इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज होता है, तो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक में यूज कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल स्मोक में यूज करते हैं कि भाई इसको एक पास कर दो, किससे, हाई वोल्टेज के साइड, पॉजिटिव वाला निगेटिव प्लेट में जाके चिपक जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव साइड चिपक जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज करते हैं। पहले के टाइम पे हम एलम यूज करते थे ताकि वो क्या करे, सारे पार्टिकल्स को लेके क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा। आज के टाइम पे मेडिसिन में भी यूज करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल्स प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा एनसीईआरटी में। एराइग्रोल सोल, ये एग्जांपल आई लोशन के फॉर्म में यूज होता है। कोलाइडल एंटीमनी, ये किसके लिए यूज होता है, कालाजार के लिए यूज होता है। कोलाइडल गोल्ड इज यूज फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज फॉर स्टोमक डिसऑर्डर। सर अगर बात करता हूँ कोलाइडल मेडिसिन की, तो दे आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। कोलाइडल मेडिसिन ज्यादा यूजफुल हो जाती हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल उससे, बिकॉज उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा। तो डेली लाइफ में, इंडस्ट्रियल लाइफ में ये सब चीजें यूज होती हैं। जैसे आज के टाइम पे टैनिंग भी, टैनिंग मतलब सरफेस हार्ड करना, एनिमल जो सरफेस है उसको हार्ड करना, उसको भी क्या करते हैं, एनिमल की जो हाइड्स होती हैं दे आर ऑल्सो इन कोलाइडल नेचर। इसको हम क्या करते हैं, सोक कर देते हैं टैनिन में। टैनिन के अंदर क्या होता है, विच कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और म्यूचुअल कोगुलेशन होता है, एंड दैट्स वाई हार्डनिंग ऑफ लेदर होती है। इसके लिए क्रोमियम सॉल्ट भी आज के टाइम पे यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टैनिन। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आपको ऑलरेडी पता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट्स आपको ऑलरेडी पता है। फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स में भी यूज करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स में भी यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का जेलाटिन के ऊपर। रबर इंडस्ट्री में भी हम लोग यूज करना शुरू करते हैं। लैटेक्स भी होता है, ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक पेंट्स, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, ये सब भी हम लोग कहाँ यूज करना शुरू करते हैं, सिंथेटिक, ये सब के सब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्ट होते हैं, सब के सब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्ट होते हैं, सब के सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्ट। तो ये सारे ना अब एग्जांपल्स आप जितना कर सकते हो, देखो एक दिन में तो नहीं याद होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चंस देखोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ साइज के ऊपर, मैग्नीट्यूड एंड साइज के ऊपर। साइज ऑफ द आयन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोगुलेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा। क्या सर साइज ऑफ आयन से नहीं मतलब है उसको, किसके मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ आयन, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा होगा। फॉग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, फॉग किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ऐड कर लो, तो बस यही है। पूरा का पूरा चैप्टर अपने पास देखोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर यही कह रहा है कि भाई मुझे ना बार बार रिवीजन करो, बार बार मेरे पास रिपीट करो। भाई मेरी तरफ से ये चैप्टर आपके लिए दे दिया जा रहा है। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन एक क्वेश्चन श्योर देगा। इस चैप्टर को बार बार आप पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार लगता है तो भैया चुपचाप अपने पास एनसीईआरटी खोलिए, अपने को बार बार देखते रहिए इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है। इस चैप्टर का इतना ही वेटेज है, इतना ही इसको टाइम देना होता है। हाँ ये है कि बार बार कीजिएगा तभी जाके एग्जाम्पल्स याद होंगे, पक्का। तो चलो एक काम करते हैं, इस चैप्टर के साथ साथ अपनी सफर को एंड करते हैं। सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, सब लोग अच्छे से एग्जाम फोड़ो। एग्जाम फोड़ना है मतलब होता है ना कि यार एक होता है एग्जाम दे के आते हैं, नहीं एग्जाम देना नहीं है। एग्जाम अब की जाके हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करना है, खुद को चैलेंज करो, क्योंकि 2 महीने सर अब बचे हैं आपके पास। अब आपके पास हिम्मत है, आपके पास सर सिलेबस भी हो रखा है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितना हो सकता है अपनी गलतियों को एनालाइज करो, AITS दो, अपने अलग अलग जो भी टेस्ट सीरीज है उनको फॉलो करो, आप क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, बट अपना बेस्ट दो। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए आप उम्मीद फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे हमारे पास माइंड मैप सीरीज पड़ी है, वहां से फॉलो कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र चल रहा है उसको भी फॉलो कर सकते हो, जहां से भी लगता है उसको फॉलो करके सिलेबस को फिनिश करो, प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, पक्का। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे सीधा सीधा विक्ट्री सेलिब्रेशन में, जहां पे मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपसे बस उम्मीद करता हूं, और आपसे उम्मीद क्या, बड़े भाई के नाते आपको पूरा का पूरा मतलब होता है डांट के बोल रहा हूं कि पढ़ना है अगले 2 महीने तक बिना किसी डिस्टरबेंस के। कभी भी लगता है, कभी भी आपको डाउन फील होता है
होता है आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने को, इंस्टाग्राम पे भी मैं मिल जाता हूँ, ठीक है ना, सुधांशु सर केमिस्ट्री करोगे मिल जाऊंगा वहां पे भी। तो जहां से भी लगता है ट्राई करो अपने एक दूसरे को, बस अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बताओ, ठीक है, ट्राई करना, कनेक्ट करो चीजों को, इस साल ही रिजल्ट लेके जाना है, ठीक है ना। बहुत बहुत मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस हो तभी हम लोग कुछ सोच पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी भी मौका है आपके पास पूरा का पूरा ये नीट एग्जाम अपने अंदर, मतलब होता है ना नीट एग्जाम क्रैक करने का, तो ट्राई करो जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट करते हैं पक्का। तो मिलते हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन में, मुझे आपका इंतजार रहेगा। अब मैं एज अ बड़ा भाई, एज अ टीचर, आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप सब लोग विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलने आए, श्योर हो। चलो बाय बाय।